हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं पेपर थर्ड पढ़ाऊंगी। जो आपका पेपर थर्ड है, सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। पेपर थर्ड, इसका नाम है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी। आपके पूरे सिलेबस को टोटल 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इसमें आज से यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। आज के लेक्चर में हम जो बेसिक जो सेल की का इंट्रोडक्शन है, जो सेल थ्योरी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हैं तो हम कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट ध्यान में लेकर के चलते हैं। जैसे जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह क्या है, और उसे किसने खोजा, और उसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस टॉपिक में जो मैं लेक्चर है इसके अंदर हम इन तीनों पॉइंट्स को कवर करते हुए चलें। सबसे पहले हम आंसर करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन का कि सेल क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेल या कोशिका शरीर की जो जितने भी जीव हैं उनमें की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखिए कि कोई भी बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी है वह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होगी, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे संरचनात्मक इकाई। सेकंड, क्रियात्मक इकाई क्यों कहेंगे? क्योंकि जितने भी एक सेल को लाइव रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए जो फंक्शंस नेसेसरी होते हैं वे सेल के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? क्रियात्मक इकाई। और जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल का, वह है कि जो सेल्स होती हैं इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ये अपने आप की अपनी क्या कर सकती हैं? रेप्लिका बनाने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, आप देखिए कि जो सेल की जो स्टडी होती है वो हम किसके अंदर करते हैं? सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर आप क्या करोगे? सेल के बारे में स्टडी करोगे। देखिए, सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर के उस सेल के क्या क्या फंक्शन है, यहाँ तक की स्टडी हम सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। जितने भी जो जीव हैं वे सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। सेल्स की संख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ जीव कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, जिनमें एक ही सेल पाई जाएगी। कुछ जीव होते हैं जिनमें जो कि कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, जिनमें जो उनका शरीर है वह एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि इसे किसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे हम, सेल की डिस्कवरी के बारे में। सेल की डिस्कवरी में आप देखिए कि यहाँ पे हम जो साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 के अंदर सूक्ष्मदर्शी से एक जो कॉर्क होता है उसकी एक महीन परत काट करके देखी, और इन्होंने पाया कि इस कॉर्क के अंदर बहुत सारी सूक्ष्म और मोटी भित्ति वाली रिक्त प्रकोष्ठों की यह जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है, और इन्होंने इन प्रकोष्ठों को क्या दिया? सेल्स नाम दिया। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक ने किया। और साथ ही साथ जो सेल जो नाम दिया गया है वह भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन अब देखिए कि इन्होंने जो सेल देखी वह क्या थी? डेड सेल थी। धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, तो आगे चल कर के माइक्रोस्कोप में भी क्या हुए? कुछ सुधार हुए। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए, एक डच वैज्ञानिक जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक जीवित सेल को देखा। सन 1883 के अंदर, 1883 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था। जो सेल्स होती हैं इनके अंदर इन्होंने एक संरचना देखी, और इस संरचना को इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। अगर हम सेल के साइज और शेप के बारे में बात करें
तो जो सेल्स होती हैं इनके साइज़ और शेप दोनों ही क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अलग अलग इनके अंदर जो बॉडी होती है, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल्स पाई जाएंगी वह आकार और संरचना में क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। अगर संरचना की हम बात करें तो ये कैसी हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती है, कोई भी जो सेल है वह गोलाकार हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, लंबाकार, घनाकार, बेलनाकार, बहुभुजाकार, चपटी या तस्तरी नुमा, इस तरह की जो संरचनाएं हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर स्तनधारियों में जो आरबीसी मिलती है और जो यह के आरबीसी जो होती है उसकी शेप की अगर हम बात करें तो यह कैसी होगी, गोलाकार हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, साइज़ के बारे में। जो सेल है इसका साइज़ भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। यह हम कह सकते हैं कि अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो कुछ माइक्रोमीटर या नैनोमीटर से भी कम और बहुत छोटी से लेकर के और बहुत बड़ा फीट तक सेल देखने को मिल सकती है आपको। तो अगर हम बात करें कि जो स्मॉलेस्ट सेल है, जो सबसे छोटी कोशिका है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो हम कहेंगे जो प्लूरोनिमोनिया जो होता है, माइक्रोप्लाज्मा, इसकी जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। इनका साइज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 0.1 माइक्रोन इनका साइज़ होता है। अगर सबसे बड़ी सेल की बात की जाए, लार्जेस्ट सेल की, तो जो ओस्ट्रिच की जो एग सेल्स होती हैं ये साइज़ में सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह सिद्धांत किसने दिया है। तो यह सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो स्लाइडेन है वे तो क्या थे, एक बोटनिस्ट थे, और वहीं जो स्वान जो साइंटिस्ट हैं ये एक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने प्राणी कोशिकाओं के आधार पर सेल थ्योरी प्रतिपादित की थी। 1839 के अंदर इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इनकी जो थ्योरी थी इसके 3 मेन पॉइंट हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने कहा वह था कि जितने भी जो जीवित जीव होते हैं, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स, प्लांट या एनिमल कोई भी हो, तो इन जीवों की जो बॉडी होती है वह एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा कि इसीलिए हम क्या कहते हैं, सेल को जो स्ट्रक्चर एक संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका क्या होती है, जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि कोई भी जो सेल है वह प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। क्या मीनिंग है इसका, कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो है केवल और केवल पहले से विद्यमान जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से बन सकती है। तो इस प्रकार स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के 3 पॉइंट्स दिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी। जो आधुनिक कोशिका जो सिद्धांत क्या प्रचलित है वह हम देखेंगे। हाँ, इससे पहले एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत है उसका एक अपवाद है, वह क्या है, वायरस। जो विषाणु होते हैं वे कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं। कैसे, कि देखिए जब ये किसी सेल से बाहर होंगे, जब ये किसी कोशिका से बाहर होते हैं तो ये निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और एक केमिकल एटम की तरह ये काम करते हैं। लेकिन जब ये किसी सेल के अंदर, किसी लिविंग सेल के अंदर जब ये पहुंच जाते हैं तो ये सजीवों की तरह लक्षण दिखाते हैं। जैसे सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, वृद्धि करना, जनन करना, इस तरह के लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद में हम किसको स्टडी करते हैं, इसको, वायरस को। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जो कुछ प्रोटोजोआ, शैवाल, वाउचेरिया और कवक, ये भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत। एक एक करके हम इस सिद्धांत के जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि जितनी भी जो कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं, ये क्या होती हैं, एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं वह एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होगी। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि जो जितनी भी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वह पहले से विद्यमान जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं इनमें डिवीज़न से अराइज होती हैं।
थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि जो सेल्स जो होती हैं वे क्या होती हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट। अब मॉडर्न सेल थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेल की जो एक्टिविटी है, जो किसी भी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसके अंदर जो पाई जाने वाली क्रियाएं होती है, वह उसके अंदर उपस्थित सेल्स की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी का, सेल्स के अंदर जो एनर्जी फ्लो है वह सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो सेल्स होती हैं ये कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई भी होती हैं। कैसे? क्योंकि इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए उपस्थित रहता है। अगर हम बात करें एक स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की, तो इन एक स्पीसीज के सभी जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वे केमिकल कंपोजिशन में क्या होती हैं, बेसिकली सेम होती हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या जीव द्रव्य सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो पुरकिंजे के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। जो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वह ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है, अगर हम इसे डिवाइड करें तो प्रोटोस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव या फर्स्ट। वहीं जो प्लाज्मा जो वर्ड है इसका मीनिंग होगा सब्सटेंसेस। तो प्रिमिटिव या फर्स्ट जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जीव द्रव्य सिद्धांत क्या कहता है। तो जीव द्रव्य जो सिद्धांत है यह हर्टविग ने प्रस्तावित किया था और इनके अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जीव द्रव्य कोशिका में पाए जाने वाला जेली के समान वह पदार्थ होता है जो कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहता है, परिबद्ध रहता है और इसके अंदर केंद्रक भी उपस्थित होता है। सभी जो जितनी भी जो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती हैं, सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वे जीव द्रव्य के अंदर होती हैं। यद्यपि जीव द्रव्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का जटिल मिश्रण है तथा इसमें स्वयं की कुछ विशेषताएं मिलती हैं और ये जो विशेषताएं होती हैं ये जीव द्रव्य के जैविक गुण कहलाती हैं और यही किसी जीवधारी की भी विशेषताएं बनाती हैं। जैसे ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, गति करना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, संवेदना और जनन। ये सभी प्रोटोप्लाज्म की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हक्सले ने यहाँ पे एक और साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। हक्सले ने जीव द्रव्य को कुछ इस तरह से परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वह जीवन का भौतिक आधार है। इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेल्स के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें सेल की संरचना की, तो सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर हम सेल्स को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो बेसिक डिफरेंस है वह समझते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो प्रोकैरियोट है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियोट। मतलब वे सेल्स जिनके अंदर जो केंद्रक है, कैरियोट का मीनिंग होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है वह प्रिमिटिव टाइप का हो, डेवलप्ड ना हो, तो इस तरह के जीवों को, इस तरह की सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वहीं यूकैरियोटिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है डेवलप्ड न्यूक्लियस जिनके अंदर प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे एक तरफ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, बीच में यूकैरियोटिक सेल्स और एक तरफ आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए हम क्या कहेंगे कि कोई भी सेल्स जो कि जिनके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड
जिनके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग इनके अंदर, जिनके अंदर देखने को मिलते हैं, उन्हें हम यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। वहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये कैसे होंगे? कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म है वह ऑर्गेनल्स हैं वे प्रेजेंट ना हो। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है वह भी कैसा हो? प्रोटाइप का, अनडेवलप्ड हो, मेम्ब्रेन से कवर्ड ना हो, उन्हें हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सेकेंड पॉइंट हमारा है चार्ट के अनुसार कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या एग्जाम्पल हैं। तो यूकेरियोटिक सेल्स में हम रखते हैं जितनी भी जो एनिमल सेल हैं इनको, प्लांट सेल्स को, जो फंजाई हैं इनको, साथ ही साथ जो प्रोटिस्ट जो सेल्स होती हैं इनको हम यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पढ़ते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं वे प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं और आर्किया के अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले से हम जानते हैं यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा, मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। वहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा? अंडर डेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा। न्यूक्लियोइड रीजन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सेल की अगर साइज़ के बारे में हम बात करें तो यूकेरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है। यह 10 से 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ हमें देखने को मिलता है। वहीं जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं ये साइज़ में क्या होती हैं? बहुत ही छोटी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं और कुछ माइक्रोमीटर से लेकर लगभग 5 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वह है डीएनए रेप्लिकेशन। तो यूकेरियोटिक जो सेल्स होती हैं इनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वह हाईली रेगुलेटेड होती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो हाईली रेगुलेटेड होने के साथ में सेलेक्टिव ओरिजिन्स देखने को मिलते हैं और एक सीक्वेंस इसके अंदर देखने को मिलता है। वहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एंटायर जो पूरा जो जीनोम है उसका एक ही बार में हो जाता है, किसी तरह का कोई सीक्वेंस नहीं होता, एक बार में ही जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो जो मेनली जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर यूकेरियोटिक सेल आपको देखने को मिलेगी। वहीं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लगभग प्रोकैरियोटिक सेल टाइप आपको देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यूकेरियोटिक में एक से ज़्यादा होते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक लॉन्ग सिंगल लूप डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम बड़े होते हैं यूकेरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे होते हैं। ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो यूकेरियोटिक जो सेल होती हैं इनके अंदर जनरेशन टाइम कम होता है, स्लो होती है ग्रोथ रेट। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में ग्रोथ रेट फास्ट होती है। नेक्स्ट है कोशिकांग ऑर्गेनल्स। यूकेरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पे ऑर्गेनल से हमारा मीनिंग है कि जो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो ऑर्गेनल्स होते हैं वे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो जितने भी जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर यह एबिलिटी पाई जाती है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी यह एबिलिटी देखने को मिलती है। सेल वाल या कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो यूकेरियोटिक सेल में सिंपल सेल वाल देखने को मिलती है। प्लांट्स और फंजाई के अंदर हमें सेल वाल देखने को मिलती है। वहीं प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं इनकी सेल वाल कॉम्प्लेक्स होती है और जितने भी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर यह देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों तरह के जीवों में देखने को मिलेगी और साइटोप्लाज्म भी दोनों तरह के जीवों में हमें यहाँ देखने को मिलता है।
अब देखिए इसके ये चार्ट है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे हम बात करें अगर तारक काई की, तो तारक काई प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। वहीं यूकैरियोट्स के अंदर यह क्या होता है, उपस्थित होता है। इसका जो कार्य होता है वह क्या करता है, इसका कार्य क्या है, कोशिका विभाजन जब देखने को मिलता है तो उस टाइम पे यह तारक तंतुओं का निर्माण करता है। यहाँ पे आपके सामने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ सेल वॉल आप देख रहे हैं, जो कि जबकि यूकैरियोटिक सेल है यहाँ पे सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है। तो कुछ ही यूकैरियोट्स हैं जैसे प्लांट और फंजाई जिनके अंदर सेल वॉल होती है, बाकी सभी जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। बाकी आप देखिए प्रोकैरियोट के अंदर आपको सेल ऑर्गेनल्स, जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं वह देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं यूकैरियोट में आपको डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वह देखने को मिल रहे हैं। अब डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अनुपस्थित है, साथ ही साथ गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी प्लास्टिड ये क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। वहीं जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस की तरफ आप देखिए तो यूकैरियोटिक सेल में एक आप अच्छा खासा न्यूक्लियस देख सकते हैं। वहीं जो प्रोकैरियोट हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे आपको न्यूक्लियोइड रीजन ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि देखिए अभी हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा। इसमें आपने देखिए कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में बात करी, मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करी। तो अगर हम देखें कि सेल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल के अंदर सबसे बाहर क्या देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं सबसे बाहर क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में इस सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ सेल इंक्लूजन्स भी देखने को मिलते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं ये देखिए आप, इधर देखिए डायग्राम में जो यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है इसमें सेल ऑर्गेनल्स देख सकते हैं आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, ये सभी क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं। वहीं हम बात करें अगर सेल इंक्लूजन्स के बारे में, तो ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल्स ये क्या होते हैं, सेल इंक्लूजन्स होते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, तो आप देखिए जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ क्या होगा, मेम्ब्रेन होगी जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलेगा। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, साथ ही साथ क्रोमेटिन फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हुए, सेल के कंपोनेंट या सेल के घटक हुए। अब यहीं पे हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो प्लांट और जो एनिमल सेल्स हैं इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों ही क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहला और जो मेन डिफरेंस है वह तो क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं इनकी सेल के बाहर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, सेलुलोज से बनी हुई आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। जबकि जो एनिमल सेल्स होती हैं इनके अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके अंदर प्लास्टिड देखने को मिलता है आपको, प्लास्टिड या हम कहें लवक ये देखने को मिलता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे जो प्लास्टिड हैं ये क्या देखने को मिलेंगे हमको, लेकिन पादप कोशिका में तो मिलेंगे, लेकिन जंतु कोशिका में कोई भी प्लास्टिड हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, देखिए कि अधिकांश जो पादप कोशिकाएं होती हैं
ये है एक या एक से ज़्यादा बड़े आकार की जो वैक्यूल्स होती हैं वे इनके अंदर देखने को मिलती हैं। अधिकांश पादप कोशिकाओं में हमें एक से ज़्यादा वैक्यूल्स बड़ी साइज़ की वैक्यूल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो एनिमल सेल से डिफरेंस है वह क्या है कि जो हायर ग्रेड के जो प्लांट सेल्स होती हैं इनके अंदर हमें तारकाई नहीं देखने को मिलता, अनुपस्थित होता है। यूकेरियोटिक सेल, जब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में हमने डिफरेंस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि प्रोकैरियोट्स में तारकाई अनुपस्थित होता है और यूकेरियोट्स में उपस्थित होता है। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं जिसमें जो उच्च श्रेणी के जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर भी हमें तारक कोशिकाएं नहीं देखने को तारकाई देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करे उनको ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। हमने सेल के बारे में, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया, सेल की डिस्कवरी के बारे में देखा, साथ ही साथ सेल थ्योरी जो कि स्लाइडेन इंसान ने दी थी इसको डिस्कस किया, साथ ही साथ जो मॉडर्न सेल थ्योरी, जो आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है इसके जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट हमने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी डिस्कस की। इसके बाद में हमने सेल्स के जो टाइप हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल दोनों की कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे की गई है। और सबसे एंडिंग में हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, साथ ही साथ सेल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये हमने स्टडी किया। थैंक यू।